हेलो एवरीवन। तो भैया हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8 सेल। और ये 2 पार्ट्स में कवर करूँगी मैं। एक में हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे और अगले वाला जो इसका लेक्चर होगा उसमें हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कवर करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो सेल है हमारे पास वो बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन और बायोलॉजिकल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बात सही है, क्योंकि सेल क्या है, सेल से स्ट्रक्चर आता है, सेल अपना खुद का परफॉर्म करता है फंक्शन, और सेल क्या होता है, लिविंग होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स बने हैं, चाहे यूनिसेलर चाहे मल्टी सेलर हो, वो एक सेल से या फिर बहुत सारी सेल से बने हैं और सभी का स्ट्रक्चर होता है, सभी का फंक्शन होता है और सभी लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि सबसे छोटा सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, और जो सबसे लंबा सेल है उसका नाम क्या है, नर्व सेल। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और ध्यान रखनी कि माइकोप्लाज्मा का साइज़ कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब क्या होता है, देखो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। अगर माइक्रोमीटर बोला तो 10⁻⁻�6 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया का साइज़ कितना दे रखा है, 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। और जो ह्यूमन आरबीसी है उसका साइज़ कितना दे रखा है, 7 माइक्रोमीटर। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी, 1665 में। अगर ये पूछा जाता है जो सबसे पहला सेल था वो लिविंग था कि डेड था, जो पहला सेल जिसमें रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी जिसकी, वो क्या था, डेड सेल था। और वो कहाँ से निकाला गया था, वो निकाला गया था कॉर्क से। कॉर्क क्या होता है हमारे पास, जो प्लांट का भारी वाला पार्ट होता है, जो डेड पार्ट है, जो खाल होती है उसकी, उसको हम कॉर्क बोलते हैं। उसके बाद सबसे लिविंग सेल, जो सबसे पहला लिविंग सेल वो किसने डिस्कवर करा था, वो करा था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। और कौन से ईयर में डिस्कवर करा था, 1667 में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी, परकिंजी ने करी हुई थी। पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर परकिंजी। उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ की डिस्कवरी किसने करी थी, कैमिलियो गोल्जी ने करी हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी, तो क्या याद रखोगे, जॉर्ज पैलेट ने करी थी। अब आता है मेन चीज़ कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी, तो 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास, जिसका नाम है एम स्लाइडन और दूसरा नाम है टी श्रॉन। एम स्लाइडन और टी श्रॉन। कौन से ईयर में दिया था, एक था 1838 में और एक था 1839 में। इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। यही सेल थ्योरी बाद में मॉडिफाई कर दी गई थी, किसके द्वारा, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। और रुडोल्फ विर्चो ने एक चीज़ बोला था, ओमिनिस सेलुलाe सेलुला। ये क्या होता है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था किसने, सिंगर और निकोलसन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, सिंगर और निकोलसन। कौन से ईयर में दिया था, 1972। ओके, तो अभी हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी कि किसने दिया था, स्लाइडन और शॉन ने दिया था 1838 और 1839 में। तो इनके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, हमें वो डिस्कस करने हैं अभी। इनके पॉस्टुलेट्स क्या थे, इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। बात सही है। और इन्होंने बोला था कि जो सेल होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है लाइफ का, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये भी सही है। उसके बाद हमने ये डिस्कस करा था कि रुडोल्फ विर्चो ने ये जो पॉस्टुलेट्स है उसको क्या करा था, मॉडिफाई करा था। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक टर्म दिया था जिसको बोला है ओमिनिस सेलुला ए सेलुला। पीछे हमने क्या बोला था, ओमिनिस सेलुला ओ सेलुला, ओ की जगह ई आएगा, ओमिनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या था कि जितने भी नए सेल्स आ रहे हैं वो सारे सेल पुराने एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हुए हैं। यानी कि जो एक सेल है वो डिवाइड करता है और नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बोला था उन्होंने। ओके, तो अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जो भी डिफरेंसेस हैं और जो भी उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोट का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे फिर सब समझ में आएगा। इनके पास, प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोट्स है उनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, फ्रीली मूव कर रहा होता है, ठीक है। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड होता है। प्रोकैरियोट्स छोटे होते हैं साइज़ में, यूकैरियोट्स बड़े होते हैं साइज़ में। अगर सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें और उनके पास अगर सेल वॉल हुआ, या तो वो काइटिन की बनी होगी या फिर वो सेलुलोज की बनी होगी। प्रोकैरियोट्स के पास छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स के पास बड़े राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर दोनों आते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी।
प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है कि जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं वो उनके पास नहीं होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होते। और यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी बैक्टीरियाज हो गई, मतलब कि सारे के सारे मोनेरा किंगडम हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है, चाहे वो ट्रू बैक्टीरिया की बात करो चाहे आर्ची बैक्टीरिया की बात करो। और इन बैक्टीरिया को छोड़कर, मोनेरा किंगडम को छोड़कर जितने भी किंगडम हो गए वो सारे हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें कॉमन चीज़ें क्या हैं दोनों में, कि दोनों के पास डीएनए होगा, दोनों के पास राइबोसोम्स होंगे, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन होगा और दोनों के पास साइटोप्लाज्म होगा। ओके, तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो प्रोकैरियोट का है, बैक्टीरिया का। सबसे पहले हम डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और फिर इसके बाद ही हम रिटर्न पोर्शन पे जाएंगे, तो सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपको कैप्सूल और स्लाइम लेयर लिखा हुआ दिख रहा है, सेल वॉल लिखा हुआ दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ बना रखा है ना। तो ये चीज़ें होती क्या है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को हम बोलते हैं सेल एनवलप। ठीक है, अभी आएगा आगे सेल एनवलप मतलब लिफाफा, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी। अब इसकी जो आउटर लेयर है उसको हमने क्या बोलना है, कैप्सूल। ठीक है, या फिर स्लाइम लेयर। इसकी जो बीच वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे सेल वॉल, और इस लिफाफे की जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। देख लो कहाँ पे क्या चीज़ें प्रेजेंट है, अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म। उसके बाद सेंटर पे ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, ये सेंटर पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा, न्यूक्लियस, या फिर हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं, न्यूक्लियस या फिर क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड रीजन है। ठीक हो गया कि नहीं, न्यूक्लियोइड रीजन है, न्यूक्लियस है। और देखो कोई भी बाहर से आउटर कवरिंग है नहीं, फ्रीली मूव कर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोला है प्लाज्मिड या फिर डीएनए। ठीक है, ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रेजेंट है। देखो डीएनए ये भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस में भी तो डीएनए होता है। तो ये चीज़ें आगे क्लियर होंगी क्या है, बस ध्यान रखना है कि इसके पास क्या है, प्लाज्मिड है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पिलाई। पिलाई देखो कि क्या है, कि जो रेड रेड इसकी बॉडी के बाहर से दिख रहे हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, पिलाई। ये क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, किसी की बॉडी से अटैच करवाने में इसको हेल्प करते हैं। सबस्ट्रेटम से, सबस्ट्रेटम क्या होता है, जिस पे ये अटैच होना चाहते हैं उसकी बॉडी से हेल्प करवाने, अटैच होने में हेल्प कराते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम। एक टेल जैसी यहाँ पे बहुत लंबी सी दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम। और मैंने पहले भी बताया फ्लैजिलम क्या होता है, जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ है वो मूव कर रही होती है। उसके अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स हैं, और क्या है इसके पास, फूड ग्रेन्यूल्स है जहाँ अपना खाना स्टोर करेगा। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लो। अब हम रिटर्न पोर्शन की तरफ। ओके, तो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम बात करें, प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है, अभी बात करी थी। और उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, सेल जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, ये भी बात करी थी, है ना। क्रोमोसोम जो होता है सिंगल होता है, बीच में देखा था ना, क्रोमोसोम था, सर्कुलर था। और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं होता। ऊपर वाली बात को ही बोल रहा है। अब यहाँ पर से मेन चीज़ आ गई, देखो क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ लो अच्छे से। अब इसको समझते हैं, क्या प्लाज्मिड जैसा वर्ड दिख रहा है, अभी पीछे प्लाज्मिड देखा था हमने, छोटा सा था, सर्कुलर था। ठीक है, और क्रोमोसोम तो था ही था, उसके अलावा भी था, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था। और इसके अंदर क्या ताकत है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, खुद रेप्लिकेट हो जाता है। इसको क्रोमोसोम की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है रेप्लिकेशन के लिए, खुद रेप्लिकेट होता रहता है। इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लाज्मिड एक यूनिक कैरेक्टर है बैक्टीरिया का, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है प्लाज्मिड। यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की क्या बोलता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, कौन, प्लाज्मिड। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इस प्लाज्मिड की वजह से अगर तुमने बाहर से कुछ ऐसी चीज़ मिलाई हुई है जो बैक्टीरिया को मारना चाहता है तो ये प्लाज्मिड उसको नहीं मारने देगा। ठीक है, ये होता है। उसके अलावा इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, अभी हमने देखा था सिर्फ एक राइबोसोम ही तो प्रेजेंट था, उसके अलावा कोई भी दूसरे सेल ऑर्गेनल उसके पास प्रेजेंट नहीं थे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसके पास एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म का सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम मीजोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान से समझो ये मीजोसोम है क्या। देखो मान लो मैंने ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि मेरे पास प्रोकैरियोट का है। ठीक है, इस प्रोकैरियोट की सेल वॉल से, देखो सेल मेम्ब्रेन बोला था ना, सेल मेम्ब्रेन से कुछ ऐसे प्रोजेक्शन निकल रहे हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। क्लियर हो चुका है मीजोसोम क्या होता है।
ओके, तो यहाँ पे मेसोसोम दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने पीछे बात कही थी मेसोसोम होते क्या है, एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल के अंदर की तरफ को होते हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं, बोला कि जो एक्सटेंशन है वो किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, वेसल्स, ट्यूब्स और लेमिले के फॉर्म में। अब इनको एक एक करके समझते हैं। वेसल्स जो होता है मुझे वो ऐसे दिखाई देगा, वेसल्स जो होंगे इस शेप के दिखाई देंगे, ठीक हो गया। जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो ट्यूब्स हैं वो ट्यूब की तरह दिखाई देंगे, यानी कि बहुत पतले 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 ऐसे दिखाई देंगे। ओके, अब जो लेमिले होते हैं वो ऐसे होते हैं, इस शेप के होते हैं, और ट्यूब्यूल्स ऐसे थे, ठीक है। ट्यूब्यूल्स और लेमिले में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये मीजोजोम है वो हेल्प किस में करता है। देखो, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल बनाएगा, ठीक है। डीएनए के रेप्लिकेशन में भी मीजोजोम ही हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, यानी कि जो नए सेल्स बनेंगे पुराने सेल से, उन पुराने सेल का डीएनए, क्रोमोसोम या फिर जो भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको बराबर बांटना डॉटर सेल के अंदर, है ना, वो काम कौन करेगा, मीजोसोम करेगा। उसके अलावा क्या काम है इसका, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और सिक्रीशन में हेल्प करता है, कौन करेगा, मीजोसोम ही करता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लैजिला वर्ड आ गया। ये हमने बात कही थी ना कि उनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंटस होगा, यानी कि फिलामेंट मतलब बहुत लंबे धागे की तरह एक्सटेंशन होगा, बॉडी के बाहर निकलता है, किसकी बॉडी से, बैक्टीरिया की, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। अब मेन चीज़ यहाँ पे देखना है कि फ्लैजिला के भी 3 पार्ट्स होते हैं। फ्लैजिला के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखो, जो बेसल बॉडी होती है इसी से बैक्टीरिया की बॉडी से वो अटैच होता है, ऐसे होती है बेसल बॉडी, ठीक है। ये रिंग के फॉर्म में अटैच होती है, दोबारा बनाती हूँ, ये ऐसे जो होती है वो क्या होगी, बेसल बॉडी। इस बेसल बॉडी से मेरे पास क्या होता है, एक ऐसा हुक जैसा अटैच होता है, ठीक है। और इस हुक से क्या होता है, एक फिलामेंट ऐसा निकलता है। ये चीज़ समझ में आया। तो ये बेसल बॉडी होती है, ये वाली बेसल बॉडी है, ये तुम्हारे पास हुक होता है और ये तुम्हारे पास फिलामेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास फ्लैजिला दिखाई देता है। उसके बाद आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पिलाई। ये हमने बात करी थी, पिलाई भी होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ना बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर, उसको पिलाई बोलते हैं। और ये पिलाई जो है क्या लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। इस स्पेशल प्रोटीन का नाम क्या होता है, पिलिन, PILIN। इस स्पेशल प्रोटीन का नाम क्या है, पिलिन। इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिम्ब्रे। एक नया टर्म आ गया, फिम्ब्रे। देखो, पिलाई और फिम्ब्रे एक जैसे ही होते हैं, बस फिम्ब्रे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे नंबर में। जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश में क्या होते हैं, ब्रश के आगे वो ब्रिसल्स होते हैं ना, ब्रश में, टूथब्रश में ब्रिसल्स होते हैं, वो धागे जैसे होते हैं, उनको ब्रिसल बोला जाता है। वैसे ही पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे धागे होते हैं, उनको फिम्ब्रे बोला जाता है, ठीक है। और ये फिम्ब्रे और पिलाई दोनों ही किस में काम करते हैं, अडेशन में काम करते हैं। अडेशन का मतलब चिपकाएंगे, बैक्टीरिया की बॉडी को दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या करते हैं, चिपकाते हैं। उसका काम कौन करता है, ये पिलाई और फिम्ब्रे दोनों काम करते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं सेल एनवेलप और उसके क्या क्या मॉडिफिकेशन है। अभी हमने बात करी थी ना कि एनवेलप वाला भी टर्म आया था ना, कि जितने भी ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है ना। और मैंने बताया था कि 3 लेयर्स होती हैं सेल एनवेलप के पास। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। उसमें क्या क्या पढ़ा था कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, एक मिडल लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर होता है, मिडल लेयर होता है, इनर लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अभी वहाँ पीछे तो हमने स्लाइम लेयर और कैप्सूल की बात करी थी, अभी आगे आएगा। हमने क्या बोला उसको, ग्लाइकोकैलिक्स। मिडल वाली लेयर का नाम क्या है, सेल वॉल। और जो अंदर वाली लेयर है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद नेचर ऑफ सेल वॉल की बेसिस पर, ठीक है, सेल वॉल किस टाइप का है उसके बेसिस पर जब उसको स्टेन किया गया, स्टेन मतलब क्या हो गया कि उसमें कलर करने की कोशिश करी, जो किसने करा था, साइंटिस्ट है एक नाम, साइंटिस्ट का नाम है ग्रैम साइंटिस्ट ने स्टेनिंग करी थी। किस बेसिस पर कि किस टाइप का सेल वॉल है इनके पास, जितने भी बैक्टीरिया की बात हम करें तो उस हिसाब से बैक्टीरिया 2 तरीके के थे, एक थे ग्राम पॉजिटिव और दूसरे थे ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब जिन्होंने स्टेनिंग दिखाई, जिन्होंने कलर दिखाया, उनको ग्राम पॉजिटिव बोला। और जिनकी बॉडी में, जिनके सेल वॉल में कलर नहीं दिखाई दिया, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। अब देखो फिर से ग्लाइकोकैलिक्स आ चुका है। ग्लाइकोकैलिक्स ने क्या बोला है, लूज शीट हो सकती है, यानी कि भैया बहुत ही पतली सी शीट की तरह प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। और अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स जो हो गया, थिक हो गया, टफ हो गया, अब उसको कैप्सूल कहेंगे। हो गया क्लियर अब। उसके बाद जो सेल वॉल होता है उसका काम क्या होता है, भैया शेप देगा सेल को, सही है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट भी तो प्रोवाइड करना है। क्यों प्रोवाइड करेगा, ताकि बर्स्ट ना हो या कोलैप्स ना हो, कौन, बैक्टीरिया, ठीक है, ताकि फूटे ना वो।
क्योंकि बाहर से इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा जहाँ जहाँ वो ग्रो कर रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कोलैप्स ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए, इस वजह से उसको सपोर्ट कौन करके रखता है, सेल वॉल करके रखता है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो सेम वही कि सेमी परमिएबल होते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मतलब परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे। मतलब कि क्या है इसका कि कुछ चीज़ों को सेल से बाहर जाने देंगे और कुछ चीज़ों को सेल के बाहर से सेल के अंदर आने को परमिट करेंगे। ओके, तो अब हम राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़ को पढ़ते हैं फटाफट से। देखो, ये पहले मैंने बताया था राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, सेल में पाए जाते हैं ना। प्रोकैरियोट्स में तो राइबोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। अब जो राइबोसोम होते हैं वो 70S के होते हैं। एस का मतलब क्या होता है, सेडवर्ग, ये यूनिट होती है, तो ये एस का मतलब क्या होता है, सेडवर्ग। ओके, 70S के राइबोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये हर एक राइबोसोम के दो पार्ट्स होते हैं। हर एक राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, एक छोटा वाला पार्ट होता है, एक बड़ा वाला पार्ट होता है। जो छोटा पार्ट है वो 30S के राइबोसोम्स उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और जो बड़ा वाला पार्ट है, उसका बड़ा वाला यूनिट है, उसमें 50S के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये होता है तुम्हारे पास राइबोसोम का बड़ा वाला पार्ट, ठीक है, और इसी से छोटा वाला पार्ट अटैच होता है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये 50S इसमें राइबोसोम पाए जाएंगे, और जो छोटा वाला है उसमें कितने पाए जाते हैं, 30S पाए जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो राइबोसोम है वो क्या काम करते हैं, राइबोसोम में होता क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो बोला है ना, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान, आगे देखो मैं बताती हूँ क्या। हमारे पास ऐसा होता है आरएनए, ऐसा होता है ना आरएनए। इस आरएनए पे क्या होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम अटैच होते हैं। इस आरएनए में छोटे छोटे राइबोसोम अटैच होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। देखो, दोबारा बात करते हैं इस पे। मैंने क्या बोला कि जो कुछ कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, जो ऐसे मैंने डायग्राम बनाया था ना, उसमें जो एमआरएनए है उस पे वो अटैच हो जाते हैं। उस पे क्या हो जाते हैं, कुछ राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और एक चेन बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं। उसका नाम क्या है, पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब बहुत सारे, राइबोसोम मतलब राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम जब एक एमआरएनए पे चिपक जाते हैं उसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या बोला है, पॉलीसोम बोलते हैं। क्या बोला है, इसका दूसरा नाम पॉलीसोम बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ पर। इंक्लूजन बॉडीज़ हमने डायग्राम में फूड ग्रेन्यूल्स देखा था येलो कलर का, तो वही इंक्लूजन बॉडी होती है। तो ये इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने के काम आती हैं। जो भी मटेरियल आप स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर किस फॉर्म में होगी, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होगी। बैक्टीरिया में किस किस टाइप की इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलती है, देखो, फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। जैसे वहाँ पे फूड के ग्रेन्यूल्स थे ना, तो वैसे ही फॉस्फेट के ग्रेन्यूल या साइनोफाइजियन ग्रेन्यूल होंगे या फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होंगे। इस टाइप की इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलती है बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर।